अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। मुझे कहते हैं हुदा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, हुदा आपको भी आना दी। नाज़रीन, मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है और वज़ीर आज़म के इसी हवाले से आलमी रहनुमाओं से राब्ते भी हुए हैं। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 600% तक इजाफा हो चुका है और तनख्वाह जो कि पहले 2 लाख समथिंग थी, अब सीधा 13 लाख तक उनकी तनख्वाह पहुंच गई है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो की बात करें तो वो दौरा यूएसए पे थे और उनका कहना था कि भारत से तमाम मामलात पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप बिलावल भुट्टो के ये यूएसए के दौरे को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिफारती सतह पर पेश करने में कामयाब हुए हैं? देखें, ये तो सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको भी, नाजरीन को भी, सबको। उसके बाद बात यह है कि ये तो वफूद गए हैं, क्योंकि भारत का वफ्द भी गया है, पाकिस्तान का वफ्द भी गया है, दुनिया को अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो वफ्द है, ज़ाहिर है कि जब भी हम सारे ही पाकिस्तान से बाहर जो हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी और हिना रब्बानी खर साहिबा और शहरी रहमान और जो जलील अहमद जलानी साहब, ये जो मुकदमा पाकिस्तान का पेश कर रहे हैं, एक जीता हुआ केस है, एक जीता हुआ मुकदमा है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं दुनिया के सामने। और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा शायद इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो बड़ी बुनियादी सी बात है कि भाई ये हमला किसने किया, और हमले की हमने तहकीकात का हुक्म दिया, और फिर ट्रंप साहब आए दरमियान में, और ट्रंप साहब की जो बात है वो फिर उन्होंने सीजफायर करवाया, वरना ये एटमी जंग हो रही थी, जाहिरियत का मामला था। तो वो बड़ी बुनियादी सी बात है, इसलिए मुकदमा मेरा ख्याल है बड़े अच्छे अंदाज में पेश हो रहा है और उसमें कोई मुज़ायका या किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं आ रहा। प्रॉब्लम आ रही है इंडिया के जो वहाँ पे डेलीगेट्स हैं, और ज़ाहिर है उसमें भी शशि थरूर जैसे बड़े तजर्बाकार सीजन लोग मौजूद हैं, लेकिन वो एक हारा हुआ मुकदमा पेश कर रहे हैं। एक ऐसा मुकदमा है जो कि वो हार चुके हैं, दुनिया को भी पता है। वहाँ पर वो प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये भी झूठा था। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात है वो रशियंस ने भी बाय कर ली है, वो चाइनीज़ ने भी बाय कर ली है, पूरी दुनिया उसको समझ चुकी है उस मामले को। तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक दुश्वार है हारे हुए मुकदमे को आगे लेके जाना, और पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसके लिए जो है ये काफ़ी आसान है। दूसरी बात जो आपने की कि ये जो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, इसमें तो भी आने वाले दिनों में बड़ी बहस होगी, क्योंकि बजट जब पेश होगा तो वो हमारे सामने आएगा और उसमें देखते हैं कि जो हमारी एलीट कैप्चर, ये सारा कई सालों से मामला चल रहा है कि कितना हम खर्चा करते हैं, क्या हम तनख्वाहदार तबके पे बोझ डालते हैं, या हमारी एलीट जो है वो भी कभी इसकी जद में आती है। तो ये भी बहस अभी होगी आने वाले दिनों में, और बड़ी कड़ाकेदार बहस होगी, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत बजट के ऊपर जो है वो बड़ा ज़रूरी होगा कायल करना कि ये तनख्वाहें क्यों बढ़ रही हैं भाई, और आवाम के ऊपर ये बोझ क्यों डल रहे हैं। तो वो एक हमारा ऐसा मामला है जो आने वाले दिनों में अंदरूनी मामला है, लेकिन बाहर की सतह पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में जीता है। और जब बाहर की सतह पे जीतते हैं मुकदमा, तो उसके नतीजे में बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे हमारा अफगानिस्तान के साथ एक मामला ख़राब थे वो भी इसमें ठीक हुए, और मुल्कों के साथ मामला उलझे हुए थे वो भी ठीक हो गए। तो मेरा ख्याल है कि सफारती फ्रंट पे और खारजा फ्रंट पे तो गैर मुतवक्को तौर पे हमें पाकिस्तान को कामयाबियां हासिल हुई हैं, गैर मुतवक्को तौर पे, और इस पे अल्लाह का हमें बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए, और इन कामयाबियों को ही इसी मोमेंटम के साथ हमें आगे लेके चलना चाहिए दाखिली माजों पे भी। और दुनिया समझ गई ये बात कि ये जो इशू है दहशत गर्दी का, टेररिज्म का, ये एक मामला ऐसा है जिसको संभालना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसको नहीं संभाला जाता तो ये प्रॉब्लम होगा बाकी दुनिया के लिए भी। अच्छा, मैं इस पे ज़रा अभी कुछ देर में दोबारा बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ज़रा ये बताऊँ कि एक जो मुल्क है वो बहुत बड़े बहरान में आ गया, और उसका नाम है यूक्रेन। और यूक्रेन जो है वो इसलिए बड़े बहरान में आ गया, और यूक्रेन पे बात करना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जहन में रखें कि इससे पहले जितनी बड़ी जंगें हुई हैं
पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम उनकी जो बुनियाद है वो यूरोप से पड़ी है। यूरोप से जंगें शुरू हुई हैं। अगर बरतानिया का ताज जो उनका सूरज अगर गरूब हुआ है तो भी उस जंग के नतीजे में हुआ है। अगर पुर्तगाल, फ्रांस आगे भी, तो यूरोप में इस वक्त यूक्रेन जो है वो उस पर भरपूर हमले जारी हैं रशियंस के, और रशिया जो है वो भरपूर हमले कर रहा है। और आज जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर है, अगर हम 6 यहाँ पे मैप दिखा सकें तो उन्होंने एक मैप ऐसा दिखाया है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर ने, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जो है ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसके 2 हिस्से बन जाएंगे आने वाले अरसे में। एक इसका जो हिस्सा है वो चला जाएगा मुकम्मल तौर पे रशिया के पास कुछ अरसे में, जो दनाइपर रिवर के मशरिक में है, और जो दनाइपर रिवर के मगरिब में है वो इलाका जो है वो चला जाएगा सारा का सारा, वो यूक्रेन रह जाएगा। लेकिन उसकी ब्लैक सी तक एक्सेस नहीं होगी, ब्लैक सी तक उसकी कोई एक्सेस नहीं होगी। बाकी सारा इलाका, यानी एक जो इसमें आपको रेड नजर आ रहा है वो तो ऑलरेडी है रशिया के पास, जो इसमें पिंक नजर आ रहा है वो सारा इलाका भी कीव समेत शायद वो ले जाए, रशिया ले जाए कुछ अरसे में। तो ये उनकी प्रेडिक्शन है। और मैं आपको ये बताऊं, इससे पहले जो है ये बात सामने आती रही है। खुद जो कीथ केलॉग हैं, जनरल कीथ केलॉग, वो भी माजी में ये बात करते रहे हैं कि जी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना चाहिए या 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, जो बर्लिन की तरह इसको तकसीम हो जाना चाहिए, और एक हिस्सा जो यूरोप का बन जाए, एक हिस्सा इसका बन जाए। लेकिन रशिया ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों बन जाएगा, क्यों तकसीम हो जाएगा 2 इलाकों में। लेकिन यह है कि अब ये 2 इलाकों में तकसीम होने की बात हो रही है कि क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की आपस में बातचीत हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, नेटो को उन्होंने एक तरफ उठा के फेंक दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और किसी किस्म की उनको फौजी इमदाद देने से इनकार कर दिया है। साथ ही जो है वो जो लिंडसे ग्रैहम एक बिल लेकर आ रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि 81-82 जो सेनेटर्स हैं उन्होंने साइन कर दिए उस पर, और उसके नतीजे में जो रशिया है उसके ऊपर 500% मजीद टैरिफ लगेंगे यूक्रेन पे अगर उसने हमले जारी रखे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से लिंडसे ग्रैहम को भी और बाकी जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं उनको भी मैसेज चला गया, खासतौर पर रिपब्लिकन्स को, कि इस बिल को आप ज़रा साइड पे रखें और इसमें जो तमाम पाबंदियाँ लगाने वगैरह के इख्तियारात हैं वो प्रेसिडेंट को दे दें। ये कांग्रेस को उन्होंने मैसेज भेज दी है। तो मेरा ख्याल है लिंडसे ग्रैहम भी जो है यहाँ पे चिकन आउट हो जाएंगे, वो भी ज़्यादा इस पर जोर नहीं देंगे। अच्छा, अब देखें हुआ क्या है। हुआ यह है कि नेटो के वो मुल्क जो कि यूक्रेन की साइड लगे थे वो जद में आ गए हैं, वो बुरी तरह जद में आ गए हैं, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप की बातचीत हो जाएगी और ट्रंप अपना सारा जो वजन है वो डाल देंगे पलड़े में प्रेसिडेंट पुतिन के, और उसके नतीजे में ना कोई असला मिलेगा यूक्रेन को, ना यूक्रेन को कोई अब किसी किस्म की, क्योंकि इलॉन मस्क के साथ झगड़ा हो गया है, बड़ा सख्त शदीद झगड़ा हो गया है ट्रंप का। तो इसलिए वो स्टार लिंक जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग जो हैं वो लड़ रहे थे फौजी, तो वो स्टार लिंक भी बंद होने जा रहा है। तो उसका स्टार लिंक अगर देखें, अगर स्टार लिंक ना हो तो यूक्रेन की फौज एक दिन भी सस्टेन नहीं कर सकती। तो स्टार लिंक जो है वो, और वो पैसे लेता था, वो मुफ्त तो नहीं देते थे इलॉन मस्क, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, पेंटागन उनको पैसे देता था, वो पैसे आगे से लेके और यूक्रेन की फौज को देते थे इंटरनेट सर्विस। तो ये सर्विस भी बंद होने जा रही है। अच्छा, अब इसमें मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक और बात आपको बताऊं। एक खातून है, बड़ी ज़बरदस्त, उनका नाम है, जो बहुत एक्टिव रही हैं माजी में भी, फियोना हिल। ये फियोना हिल जो है ये हार्वर्ड में ये पढ़ाती रही हैं, हार्वर्ड से इन्होंने पीएचडी की हुई है, और ये बरतानिया और अमेरिका दोनों की इनके पास नेशनैलिटी है फियोना हिल के पास। और फिर जो ट्रंप 1.0 जो पहला उनका दौर था प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नेशनल सिक्योरिटी टीम थी उससे ये वाबस्ता थी। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि इनके ऊपर जो है वो इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह ख़त्म कर दी और ये सारा मामला हो गया। उसके बाद ये बरतानिया आ गई और वहाँ पे आके जो यूनिवर्सिटी ऑफ दरहम है उसकी एडवाइज़र बन गई। अब फियोना हिल जो है वो ये कह रही हैं
कि जी जो ट्रंप हैं वो प्यूटिन से डरते हैं। ट्रंप प्यूटिन से डरते हैं, और मैंने ये अपने सामने देखा है कि प्यूटिन से ट्रंप डरते हैं। और साथ ही वो ये कह रही हैं कि रशिया जो है वो अब बरतानिया के साथ एक जंग करने जा रहा है, और अमेरिका इस काबिल नहीं है कि हम अमेरिका के ऊपर एतबार कर सकें। ये यहाँ मैं गार्डियन कोट कर देता हूँ, रशिया इज एट वॉर विद ब्रिटेन एंड यूएस इज नो लॉन्गर अ रिलायबल एलाई। ये बरतानवी हुकूमत की अब एडवाइजर बन चुके हैं, यानी जो किर स्टैमर हैं उनकी ये एडवाइजर बन चुकी हैं, और ये सरकारी हैसियत रखती हैं अब बरतानिया में, क्योंकि इनके पास ड्यूअल नेशनलिटी, पहले ट्रंप के नेशनल जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल थी उसकी मेंबर थी, और अभी बरतानिया में उनकी एडवाइजर हैं। ये कह रही हैं कि जी बरतानिया को ख़तरा है बराह रास्त, और वो ख़तरा है बराह रास्त बरतानिया को। अब बरतानिया की बात हो रही है, बरतानिया को रशिया से खतरा है, रशिया अटैक करेगा, यूक्रेन पे तो करेगा ही, लेकिन रशिया को इस बात का शक है या अंदाज़ा है कि बरतानिया ने यूक्रेन की मदद की है उस हमले में, जो जिस हमले के नतीजे में यूक्रेन में जहाज सारे तबाह हुए थे, तो बरतानिया उसके पीछे था। और ये अगर हम यहाँ पर देखें टाइम्स 5 स्लाइड, रशिया ब्रांड यूके एज द मेन सोर्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस। अब बरतानिया और रशिया के दरमियान जो है ये ताल्लुकात खराबी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो है ये जो बरतानिया में सफ़ीर हैं रशिया के। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बरतानिया और रशिया आमने सामने आ रहे हैं। पहले तो यूक्रेन और रशिया आमने सामने थे, ना बरतानिया और रशिया आमने सामने आ रहे हैं। मैं स्काई न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ कि 7th रशियन एम्बेसडर यूके, वी नो मच हाउ मच लंदन इज इन्वॉल्व इन यूक्रेन। ठीक है, यानी लंदन भी यूक्रेन में इन्वॉल्व है। उन्होंने इंटरव्यू दिया है स्काई को, और कहा है कि हमें पता है कि लंदन कितना इन्वॉल्व है। और टेलीग्राफ इसी खबर को दे रहा है कि लंदन वॉज इन्वॉल्व इन यूक्रेन ड्रोन अटैक, सेज रशियाज यूके एम्बेसडर। और इंडिपेंडेंट पे 9th कह रहा है कि रशियन एम्बेसडर ब्लेम्स यूके इन पार्ट फॉर यूक्रेन्स ड्रोन अटैक्स। और फिर एक्सप्रेस यूके का जो है वो खबर दे रहा है 10th कि प्यूटिन इशू चिलिंग 1 सेंटेंस न्यूक्लियर थ्रेट टू यूके। अच्छा, अब बात यह है कि देखें बरतानिया बमुकाबला रशिया, ये बड़ी एक खौफनाक किस्म की पिक्चर डेवलप हो रही है, क्योंकि बरतानिया जो ईयू में नहीं है, लेकिन कीर स्टैमर बड़े पॉपुलर पॉलिटिशियन है लेबर के, और उनके ऊपर उनका और जो प्रेसिडेंट प्यूटिन है वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ यहाँ पे हुआ है किया तो यूक्रेन ने, लेकिन पीछे इसके बरतानिया इन्वॉल्व है। बरतानिया और अगर आप रशिया की तारीख देखें ना, बरतानिया यानी यूके और रशिया की तारीख देखें तो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की तारीख है। मतलब क्रीमिया वॉर में ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। हमें पता है क्रीमिया वॉर जब हुई थी तो उसमें रशिया एक तरफ था, बरतानिया एक तरफ था, फ्रांस एक तरफ था, ये मुल्क सारे एक तरफ थे क्रीमिया वॉर में। लेकिन उसके बाद जो पहली दूसरी जंग अजीम हुई है तो उसमें बरतानिया और सोवियत यूनियन एक साथ थे। अच्छा, फिर उसके बाद जब कोल्ड वॉर हुई है तो जाहिर है कि उसमें बरतानिया इधर था और जो सोवियत यूनियन है वो मद्दे मुकाबिल था। और इतना ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि बरतानिया और इनका जो एप्सनाज है ना, जासूसी और ये आपस, आपको अमेरिकन हॉलीवुड में आपको मूवीज़ ऐसी मिलेंगी जिनमें अमेरिका CIA सोवियत यूनियन के अगेंस्ट कम गई है, बल्कि बरतानिया ज़्यादा गया है। और अगर मैं उसकी आपको एक क्लासिक मिसाल बताऊं कि तो वो आपको नजर आएगा जेम्स बॉन्ड। यानी जेम्स बॉन्ड का जो कैरेक्टर है, जेम्स बॉन्ड MI6 का एजेंट है, बरतानिया का एजेंट है। वो जेम्स बॉन्ड का जो कैरेक्टर है, जो यानी पूरा कोल्ड वॉर के दौर में आप देखें, पूरा 60s में और 70s में और 80s में, तो जेम्स बॉन्ड CIA का नहीं है। जेम्स बॉन्ड काम करता है MI6 के लिए, बरतानवी एजेंट है। और जेम्स बॉन्ड असल में तो एक साहब थे जो वहाँ पे कैरिबियन सी के अंदर वो बड़े मतलब है कि ये परिंदों वगैरह की किताबें लिखते थे, तो वहाँ से इनका नाम जेम्स बॉन्ड असल में वहाँ से वो इयन फ्लेमिंग एक उन्होंने नाम ये लेकर आ गए थे, और बड़ी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं इन्होंने। ये बड़े अमेरिकन जो थे, और ये वेस्ट इंडीज़ बर्ड्स के ऊपर, ये उनके इयन फ्लेमिंग के दोस्त थे। तो इन्होंने उनसे कहा कि यार मैं फिल्में बनाना चाह रहा हूँ,
तो तुम्हारे नाम पे बना लो फिल्म, उन्होंने कहा बना लो। तो वो जेम्स बॉन्ड जो है वो साइंटिस्ट है, वो ये उनकी तस्वीर है जेम्स बॉन्ड की। तो ये मुसन्निफ थे, इनके नाम के ऊपर वो करैक्टर पड़ गया जेम्स बॉन्ड का। लेकिन मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि जेम्स बॉन्ड जो हैं, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ सबसे बड़ा सिंबल हमें नजर आता है हॉलीवुड का, तो वो जो है वो MI6 के एजेंट हैं। और और आप बहुत सारी जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखें जो 60s में आ रही हैं, 70s में आ रही हैं, तो सामने जो विलेन है डॉक्टर नो से लेके और बाकी जितनी उनकी स्पाई हू लव्ड मी और बाकी जो भी हैं, तो गोल्ड फिंगर, तो उसमें जो विलेन है वो सोवियत है और जो हीरो है जेम्स बॉन्ड, शिन कॉनरी या रॉजर मूर या जो भी, तो वो जो है वो MI6 के लिए काम करें। तो इनका एप्सोनच की इनकी बड़ी पुरानी तारीख है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर में मैंने आपसे बताया 7 थे, ऑटोमन्स के अगेंस्ट जब लड़ना था तो अच्छा, फिर ग्रेट गेम जब हुआ, तो ये ग्रेट गेम हमारे खत्ते में हुआ, तो रशिया और बरतानिया आमने सामने आ गए। तो कभी इनकी दोस्ती रही है, कभी इनकी दुश्मनी रही है रशिया और बरतानिया की, लेकिन बड़ी पुरानी तारीख है इनकी। अब इशू ये है कि रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन ने जो कुछ किया हमारे मुल्क में, उसके पीछे जो है वो बरतानिया का हाथ है। अच्छा, अब बरतानिया जो है वो अभी तक उनकी तरफ से ऑफिशियल इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, सवाई इसके कि कीर स्टारमर जो है उनके वज़ीर आज़म जो हैं, उन्होंने पिछले चंद दिनों में अपना डिफेंस बजट बहुत बढ़ाया है। उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने का ऐलान किया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल होगा आज की दुनिया में कि जो रशिया है, प्रेसिडेंट पुतिन है, वो कोई ऐसा काम करेंगे बरतानिया की सरजमीन पे जो कि जंग के जुमरे में आएगा या जिसके नतीजे में दहशत गर्दी होगी या कुछ भी होगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने ब्लेम कर दिया है बरतानिया को। दूसरी जो बात है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि खुला छोड़ दिया यूक्रेन को उन्होंने। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरह से डिसबैन कर दिया कि जो करना है इसके साथ करो। अब वो इतने शदीद हमले कीव के ऊपर, कारकेव के ऊपर, बाकी जो सुमे का इलाका है ऊपर, वहां पे ओडेसा की बंदरगाह तो ऑलमोस्ट चली गई, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। फिर उसके बाद ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो उनको एक तरह से, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि बच्चे लड़ते रहते हैं, और जो उनकी 1 घंटा 15 मिनट बात हुई, हॉकी में भी होता है और बाद में आता है जो रेफरी है, तो उन्होंने एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया। और बाकी जो मुल्क हैं, फ्रांस है, अब जाहिर है कि वो भी पीछे हटा है यूक्रेन की मदद से, मदद करने से। जर्मनी भी पीछे हट गया है, बरतानिया भी पीछे हट गया है, बाकी मुल्क भी पीछे हट गए। और इसमें जो है वो दूसरी जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो हुई है कि ना सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप के दरमियान बात हुई है, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान भी बात हुई है। अच्छा, शी जिनपिंग के साथ जो उनकी बात हुई है वो बात हुई है 1.5 घंटे। एक बात हुई है पुतिन के साथ 1.25 घंटा, और एक बात जो हुई है वो हुई है 1.5 घंटे शी जिनपिंग के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप तशरीफ लाइए अमेरिका और मैं तशरीफ लाता हूं चाइना। अब उसके बाद इतने तेज इवेंट्स हुए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि पुतिन से बात होने के फौरन बाद जो है वो पुतिन ने वो कहते हैं ना हल्ला बोल, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक शुरू कर दिए हैं, और साथ ही जो है यूक्रेन बड़ी हद तक पैरालाइज हो गया। यूक्रेन मतलब बिल्कुल यूक्रेन में कुछ नहीं बचा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने साथ ही जो है वो जब शी जिनपिंग से बात की है, उसके नतीजे में 2-3 चीज़ें फौरी तौर पे हुई हैं। एक तो ये चीज़ हुई है कि जो चाइना है, उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स जो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं अमेरिका की, उनके लिए फौरी तौर पे लाइसेंस जारी कर दिए, जिनमें जनरल मोटर्स भी है। तो जनरल मोटर्स और बाकी 2 कंपनीज के नाम उन्होंने फौरी तौर पे रेयर अर्थ मिनरल्स खोल दिए हैं, जो कि 17, जिसको 60% से ज़्यादा चाइना कंट्रोल करता है दुनिया में। और दूसरी जो बात है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन ने राब्ता किया है चाइना से कि माई बाप, आपकी तो बात हो गई अमेरिका के साथ, और अमेरिका हजूर के लिए आपने तो सारे रेयर मिनरल खोल दिए, तो अब हमारा क्या बनेगा? हम यूरोपीय यूनियन, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारा सारा रौला पड़ा हुआ है। तो चाइना ने यूरोपीय यूनियन के लिए भी रेयर अर्थ मिनरल्स खोलने का फैसला कर दिया है। यानी रेयर अर्थ मिनरल्स उनकी भी 3, 4, 5 जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनको चाइना समझता है कि ये हमारे लिए, हमारे पास इनकी इन्वेस्टमेंट है या हमारे से अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने उनके लिए भी रेयर अर्थ मिनरल्स खोलने का ऐलान कर दिया चाइना ने। और 9 तारीख को पीर वाले दिन चाइना और अमेरिका के वफूद के दरमियान मुलाकात हो रही है, चाइना और अमेरिका। इससे पहले आप ज़हन में ले आए,
रशिया और अमेरिका के दरमियान मुलाकात कहां हुई थी? सऊदी अरेबिया में। ऐसे ही ना, रशिया और अमेरिका के वफूद मिले थे सऊदी अरेबिया में, और यूक्रेन और रशिया के वफूद मिले थे इस्तांबुल में। अब चाइना और अमेरिका के वफूद मिलने जा रहे हैं पीर के रोज लंदन में, और लंदन में चाइना और अमेरिका के डेलीगेशंस के दरमियान बातचीत होगी दो, और उनमें यह होगा कि क्या शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात होनी चाहिए आपस में, क्या ट्रंप दौरा करेंगे चाइना का या वो दौरा करेंगे, टैरिफ का क्या बनेगा, 175% टैरिफ उनको चाहिए वहां पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स, वो चाइना ने मीटिंग होने से पहले ही 9 तारीख की मीटिंग से पहले ही उनकी ऑटोमोबाइल को लाइसेंस दे दिए, 3 उनके ऑटोमोबाइल्स को, यूरोप को पहले ही दे दिए लाइसेंस। बरतानिया दरमियान में ये सोच रहा है कि भाई हमारे लंदन को चुना है इस वक्त, यानी लंदन को उन्होंने चुना है कि यहां पर चाइना भी आएगा और अमेरिका भी आएगा, और हम ये बीच में कहां रौले में पड़ गए हैं कि हमने जो है वो पुतिन से फटा ले लिया है। हमें तो नहीं पता था कि ये आपस में मिलने वाले हैं चाइना और अमेरिका। तो वो अब लंदन में मीटिंग होने जा रही है, और उसमें जाहिर है कि बरतानिया की अपनी हैसियत है, तो बरतानिया उसको पूरा उसमें एक अच्छा ऐसा रोल प्ले करेगा कि जिसके नतीजे में यूरोप को भी फायदा हो, ये रेयर अर्थ मिनरल्स और बाकी सारे मामला। तो ये 24-48 घंटों में पूरी दुनिया में अगर किसी का रगड़ा लगा है सबसे ज्यादा, तो वो एक तो लगा है यूक्रेन का। दूसरी जो मामला है वो देखें, ये बात बहुत मैं तो उसको खुशाइन कहूँगा, एक तलखी अगर कम हो रही है तो उसमें हमें उसको जो है वो हमें उसको इनकरेज करना चाहिए, और वो जो है वो ये है कि जो G7 का इजलास हो रहा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं बुलाया था। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे फियोना हिल के हवाले से एक सजेस्ट कर दूं अपने व्यूअर्स को कि ये है स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिव्यू, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है भी 2025 का, फर्स्ट स्लाइड अगर देखें ना, स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिव्यू मेकिंग ब्रिटेन सेफर, और ये बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को जो है ये इसको जो इसके जो रिव्यूअर्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर केयर स्टेमर के कहने पे लिखी गई है और फॉरवर्डेड फ्रॉम द रिव्यूअर्स। तो इसके रिव्यूअर्स में जो हैं वो फियोना हिल भी हैं और दूसरे बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। तो फियोना हिल जो है वो पूरी जो ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक बाकायदा हिस्सा बन चुकी हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, और वो ये है कि जो इलॉन मस्क हैं, अब इलॉन मस्क रगड़े में इसलिए आ गए हैं, 2-3 लोग जो ज़्यादा रगड़े में आ गए हैं ना, वो उनमें इलॉन मस्क भी हैं। अच्छा, इलॉन मस्क इसमें रगड़े में इसलिए आ गए हैं कि एक तो ये कि उन्होंने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया, वो जो एक्स पे लिखा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, वो एप्स्टीन फाइल्स जो हैं उसमें नाम है इनका डोनाल्ड ट्रंप साहब का। एप्स्टीन फाइल्स जो है बड़ा सेंसिटिव मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला इसलिए है कि उसमें माइकल जैक्सन का नाम भी है, उसमें वो प्रिंस एंड्रयू का नाम भी है, उसमें बिल क्लिंटन के नाम भी हैं, उसमें पता नहीं दुनिया के कौन कौन से लोगों के नाम है। उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन वो बात बन नहीं रही, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये आदमी जो है ये पागल हो चुका है, और इसलिए पागल हुआ है कि ये ज़्यादा नशावर दवाइयाँ खाता है। ये चूँकि ज़्यादा नशावर दवाइयाँ खाता है, ये केटामीन और बाकी जो चीज़ें उन नशे में रहता है, इसलिए पागल हो गया है, इसके दिमाग में सही करूँगा। स्टारलिंक जो है उनके सबसे ज़्यादा इशू है स्टारलिंक का, क्योंकि स्टारलिंक जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो इंटरनेट सर्विस वाइट हाउस को भी प्रोवाइड कर रहा है, और वो वाइट हाउस को प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं इलॉन मस्क उनको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि दूसरे देखें 16-17 कंपनीज अमेरिका जो 16-17 एजेंसीज हैं अमेरिका की, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के सदर बनने से पहले इलॉन मस्क के खिलाफ वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो अब ये होगा कि इलॉन मस्क के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस उनके बिजनेसेस के हवाले से, उनके टैक्स एवेजन्स के हवाले से, उनके बाकी हवालों से उनके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएंगी। और उनके अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस उनकी ख़त्म हो गई, जैसे बहुत से और लोग, ये आपको घूमते नजर आ रहे हैं ना, माइक पॉम्पियो घूम रहे हैं, ये यहाँ पे इनका माइक पॉम्पियो का क्या ताल्लुक है, ये यूक्रेन में घूम रहे हैं, ये पुराने जो डीप स्टेट उनकी या पुराने जो लोग हैं ये घूम रहे हैं, जनाब यूक्रेन में जंग होनी चाहिए, फला होना चाहिए, दिमाग ना। तो ये जो है ये अगर इलॉन मस्क की सिक्योरिटी क्लियरेंस, उन्होंने कितने लोगों की हटाई है अपने, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन की सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा दी है, अगर वो सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा दें प्रेसिडेंट ट्रंप इलॉन मस्क की, तो इलॉन मस्क इस बात के पाबंद होंगे कि दूसरे तमाम मुल्कों के साथ उनके जितने एग्रीमेंट्स हुए हैं वो उन सबको पब्लिक करें।
सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से वो उसको पब्लिक नहीं कर पा रहे। तो किसी भी वक्त इस बात के इम्कानात हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म कर देंगे। वाइट हाउस की एक्सेस तो उनकी पहले ख़त्म हो गई है, और जो बाकी उनका जो एक्स का जो, और बाकी कई मुल्क भी देख रहे हैं कि भाई इनके साथ हमने मुआहदे किए हुए थे स्टार लिंक के वगैरह वगैरह, वो सब रिव्यू करने जा रहे हैं सारे मामलात को। तो मेरा ख्याल है कि अगले 24-48 घंटों में जो है वो बड़े फैसले होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला तो चाइना और अमेरिका के दरमियान बातचीत 9 तारीख को लंदन में। दूसरी बातचीत है कि नेटो रगड़े में आ गया, ईयू के वो मुल्क जिन्होंने एक साइड ली हुई थी वो रगड़े में आ गए। तीसरी है यूक्रेन बिल्कुल गया, मतलब यूक्रेन अब मतलब होता है ना ज़ेलेंस्की डेड मैन वॉकिंग, मतलब वो अब उसको कौन क्या करेगा उसके साथ, कहाँ पर उसको पनाह मिलेगी, क्या होगा मैं नहीं जानता। तो यूक्रेन भी गया। और प्रेसिडेंट पुतिन ने चूंकि टेररिस्ट करार दे दिया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट, उन्होंने कहा सिविलियंस को अटैक किया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको मान भी लिया उस बात को। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान जो बात हुई है 1.5 घंटे, जिसके बाद ये रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह सारे, इसमें भी पाकिस्तान और इंडिया का जिक्र आया है। और जाहिर है कि ठीक है डॉक्टर साहब, गुफ्तगू ऐसे ही आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप यूक्रेन के हवाले से बात कर रहे थे, तो आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन और जो ये रशिया का मामला है वो हल नहीं होने वाला। नहीं, वो ना सिर्फ ये कि हल नहीं होने वाला, वो यूक्रेन तो फारिग हो गया ना, टोटल फारिग हो गया यूक्रेन। और उसके बारे में तो प्रेसिडेंट पुतिन ये अपनी उन्होंने जो एक गुफ्तगू की अपने लोगों से, उन्होंने कहा वाइप आउट, इसको वाइप आउट कर दो। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने भी बड़ी सख्त जो है वो बात उन्होंने की है, और उनकी जो बात है, मैं कीव के ही अखबार वहाँ का जो मीडिया है उसी को मैं कोट कर रहा हूँ, ये 11th, वो कहते हैं कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब गेव पुतिन ए रीजन टू बॉम्ब द हेल आउट ऑफ देम। यानी ये जो किया है कीव ने या जेलेंस्की ने, उसकी वजह से पुतिन को एक वजह मिल गई है टू बॉम्ब द हेल आउट ऑफ देम, ठीक है ना। तो एक रीजन मिल गया है कि जिसकी वजह से वो बिल्कुल पुतिन तबाह करने जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो रशियन टीवी है RT 12, वो इसी बात को इस तरह से कह रहे हैं, जेलेंस्की गेव पुतिन रीजन टू बॉम्ब द हेल आउट ऑफ यूक्रेन। अब आप अंदाजा लगाएंगे, मतलब ये ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जेलेंस्की ने खुद वजह दे दी है, बॉम्ब द हेल आउट ऑफ यूक्रेन, मतलब टोटल। अच्छा, ये डिजास्टर जो है अगर ये यहां पे होता है तो उसका नतीजा क्या होगा? नंबर 1 नेटो, नंबर 2 ये जो ईस्टर्न फ्लैंक के मुल्क हैं सारे, बेल्टिक, कॉकसस, फिनलैंड, आगे नॉर्डिक, ये सारे के सारे, इनका फ्यूचर क्या बनेगा? फिर ये है कि जर्मन्स क्या करेंगे? फिर उसके बाद ये है कि बरतानिया तो कह रहा है कि हमारे ऊपर अटैक होगा, और पुतिन कह रहे हैं कि बरतानिया इसके पीछे था, ये अटैक का सारा प्लान ही बरतानिया में हुआ है। तो ये अब मामला जो है, ये यूरोप इसमें से कैसे निकलेगा, बरतानिया कैसे निकलेगा, सारे ही मुल्कों को खतरा है इस वक्त, खासतौर पे उन मुल्कों को जो कि यूक्रेन के लिए एक हद से ज्यादा आगे चले गए थे। दूसरी बात यह है कि टेस्ला के साथ क्या हुआ है। टेस्ला के 160 बिलियन डॉलर्स इलॉन मस्क के साफ हो गए हैं स्टॉक मार्केट से। ये मैं 5th स्लाइड यहां पे दिखा रहा हूं। टेस्ला के शेयर देखें कैसे ऐसे गिरे हैं टेस्ला के शेयर, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी लड़ाई हुई है। तो अगर हम 5th स्लाइड दिखा सकें तो टेस्ला पूरी दुनिया में, पहले टेस्ला नुकसान में था, वो बिल्कुल नीचे गिरा है, और 160 बिलियन डॉलर्स उसके वाइप आउट हो गए हैं टेस्ला के। और अभी उसमें रोबो टैक्स और बाकी जो उनके स्टार लिंक और बहुत सारे और उनके प्रोजेक्ट्स थे, वो भी सारे इफेक्ट होने जा रहे हैं इलॉन मस्क के। दूसरी मैं आपको बात ये बताऊं कि देखें G7 का इजलास जो है, उसमें पहले तो ये खबर आई कि भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनको नहीं बुलाया जा रहा, और ये बड़ी वाज़ेह तौर पे बात हुई कि जो उनको नहीं बुलाया जा रहा, जेलेंस्की को बुलाया जा रहा है, हालांकि वो G7 का मेंबर नहीं है यूक्रेन। फिर बात आई कि ऑस्ट्रेलिया को बुलाया जा रहा है, वो वहाँ से भी जो एल्बनीज हैं वो भी उसके मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। भारत को बुलाया जाता था हर साल, इस साल भारत को नहीं बुलाया जा रहा। अब अचानक ये हुआ है कि उन्होंने जो माकानी, उन्होंने कहा है कि भारत के वजीर आजम जो हैं वो आएंगे, और अगले हफ्ते जो G7 का इजलास हो रहा है कनाडा में, उसमें वो शरीक होंगे।
लेकिन अब इसमें सवाल ये है कि और उसमें नरेंद्र मोदी साहब जाएंगे, ये जो उनका पाकिस्तान के साथ जो उनकी जंग जाहिरियत हुई है उसके बाद ये उनका पहला दौरा होगा बाहर के मुल्कों का, और होगा भी कहाँ का, कनाडा का। और कनाडा में जहाँ पर वो निजर कत्ल के हवाले से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वहाँ पे वो मतलूब हैं। अब वहाँ भी ये हुआ है कि कनाडा में फटा खड़ा हो गया है कि जी नरेंद्र मोदी को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। मैं आपको यहाँ पे CBC न्यूज़ की पहली स्लाइड अगर दिखाऊं तो मार्क कार्नी डिफेंड्स इनवाइटिंग मोदी टू G7 आफ्टर RCPM लिंक्ड इंडिया टू मर्डर्स एंड एक्सटॉर्शन। तो वहाँ पे हंगामे खड़े हो गए हैं कि भाई हमारा तो मुल्क को इसने यहाँ पे शहरियों को कत्ल किया है, इसको क्यों बुलाया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ग्लोब एंड मेल कनाडा का कह रहा है कि कार्नी शुड नो इट्स वे टू सून टू इनवाइट मोदी टू कनाडा। अच्छा, वो वजाहतें करते फिर रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस G7 समिट, कनाडा PM कार्नी फेसेस बैकलैश फॉर इनवाइटिंग PM मोदी अमंग ऑन गोइंग निजर किलिंग प्रोब। चूंकि प्रोब चल रही है तो शदीद रद्द-ए-अमल है कि भाई आप इनको क्यों बुला रहे हैं, इनके खिलाफ तो तहकीकात हो रही है। अच्छा, कनाडा का सिस्टम बड़ा अजीब है, मैं आपको बताऊं। वहां पर अचानक ये भी हो सकता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग सिख कम्युनिटी है और इतना स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट से बैकलैश आ रहा है। ये मैं आपको नेशनल पोस्ट बता रहा हूँ। दे आर वरीड लिबरल MP प्लान टू रेट कंसर्न्स अबाउट मोदी विजिट टू कार्नी। नेशनल पोस्ट एक बड़ा अखबार है, बड़ा जरीदा है। और गार्डियन, उसके बाद गार्डियन ही कह रहा है कि कनाडा's PM faces backlash for inviting India's Narendra Modi for G7 summit. Mark Carney declined to answer if he believed Indian PM had a role in murder of Sikh activist Hardeep Singh Nijjar. ये गार्डियन की खबर है। अच्छा, अब सवाल ये है कि वहाँ पर ये सूरत हाल इतनी ट्रिकी है कि वहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी एक तो मुजाहरे होंगे, हंगामे होंगे, वो तो सारा होगा, लेकिन उसके साथ ये जो बात है, ये बात इसलिए ज़्यादा तशवीशनाक है। इसमें थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो इसमें ज़रा गार्डियन खास तौर पर ये देखें ना, देयर वरीड, ये नेशनल पोस्ट है, देयर वरीड के लिबरल MP प्लान्स टू रेज कंसर्न्स मोदी विजिट के। अच्छा, कार्नी में गार्डियन जो है वो ये कह रहा है कि जी ये वहाँ पे अच्छा, अब इशू ये है कि वहाँ कोशिश हो रही है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ये कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे कनाडा में लैंड उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, निजर के कत्ल के इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और वो वहाँ पे उनके ICC और ICJ और बाकी जो उनकी पुलिस है और उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बिठा लिया जाए, क्योंकि ये इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन जो है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन इसी से मुतल्लिक वो अमेरिका में हो रही है, और जिसकी वजह से अजीत दोवल ट्रैवल नहीं कर सकते, अजीत दोवल अमेरिका नहीं जा सकते। तो ये चूंकि कनाडा जा रहे हैं और उस जगह जा रहे हैं जहाँ वो मर्डर हुआ है और वहाँ पर, तो वहाँ पर बड़ा रिस्की है। अब वहाँ पर जो लोग हैं सारे वो ये कह रहे हैं। अब आप दूसरा देखें ना, मार्क कार्नी डिक्लाइन टू आंसर इफ ही बिलीव्ड कि इंडियन PM हैड अ रोल इन मर्डर। ये बहुत सोच समझ के जाएं। ये पहले बरतानिया जब ये गुजरात के मामलात हुए थे तो इनका कनाडा का वीज़ा और अमेरिका का वीज़ा इनका मंसूख, अब ये उस सरजमीन पे जा रहे हैं कि रिस्क ले रहे हैं बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ ट्रंप होंगे, बाकी लोग होंगे, तो ये चाहेंगे कि मैं जाऊँ किसी जगह, आइसोलेशन से निकलूँ, लेकिन एक ऐसी सरजमीन पे जा रहे हैं जहाँ पे मुजाहरे भी हो रहे हैं, जहाँ के खुद जो मेज़बान हैं वो वजाहतें देते फिर रहे हैं हर एक को, मार्क कार्नी, उनके जो अपोजिशन के लोग हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी तरफ से ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन एक बैकलैश है जो कि एक कानूनी हैसियत इख्तियार कर सकता है, मुजाहरों से बढ़ के कहाँ तक हो सकता है, नहीं हो सकता मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि इनके गिरफ्तारी के लिए कोशिश हो रही है वहाँ पे, और बड़ी एम्बेरसिंग सूरत हाल हो जाएगी कि आखिरी मिनट पे वो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दबाव में आ गए, वो उन्होंने जो है वो इनविटेशन वापस ले लिया, या वहाँ पे कोई लीगल इश्यूज खड़े हो गए क्योंकि वहाँ पर मतलूब हैं, उसी सरजमीन पे कत्ल हुआ है। तो ये एक बड़ी अजीब सा सिनेरियो है। और इस पूरे सिनेरियो में मैंने आपसे पहले बात की कि यूरोप के मुल्क तो खुश हो गए हैं फिलहाल, कि एक तो ये है कि नेटो वो भूल गए, यूक्रेन नाम की कोई चीज़ थी, यूक्रेन की मदद करो, सब भूल गए, यूक्रेन की खूब पिटाई हो रही है, वो बिल्कुल वाइप आउट, मैंने कहा ना वाइप आउट, टोटल वाइप आउट होने की बात हो रही है। और इसमें जो है वो यूरोप इसलिए खुश हो रहा है कि चाइना ने उनके रेयर अर्थ मिनरल खोल दिए, सारे नहीं खोले, थोड़े से खोले हैं। चाइना कभी भी
जो अल्टीमेट वेपन है चाइना के बाद वो रेयर अर्थ मिनरल्स का है। चाइना इतनी आसानी से अपना ये ट्रेड डील्स नहीं करेगा ट्रंप के साथ। और दूसरा, ट्रंप ने जैसी बात की, उन्होंने कहा 9 तारीख को मिलना चाहिए, आ जाते हैं। तो 9 तारीख का अब उनको डेलीगेशन किस लेवल पे होगा, यहाँ पे तो जाहिर है कि स्कॉट ब्रेसेंट और बाकी जो सेक्रेटरी और ये सारे लोग आ रहे हैं। चाइना से किस लेवल पे लोग आएंगे अभी तक नामों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पीर के रोज अमेरिका और चाइना के दरमियान डायलॉग होगा लंदन में। यूक्रेन को भूल जाएं। अच्छा, ये यहाँ पर अब तवज्जो आएगी गजा पे, और गजा के अंदर उन्होंने पैसे उसी को अभी भी दे दिए हैं, वही जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन थी, जो इसराइल का और अमेरिका का प्रोजेक्ट था, उसी को पैसे दे दिए हैं। आज फिर वहाँ पे शहादतें हुई हैं। ज़्यादा अरसे ये चल इसलिए नहीं सकता कि अब इसराइल ने फिर लेबनान पे अटैक कर दिया है, और लेबनान में जनरल जोसेफ ऑन है। और ये ज़हन में रखें कि जो ये समर के दिन है ना, ये जो इसमें लेबनान में बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। जो लोग थोड़ा सा भी लेबनान की का कल्चर समझते हैं, वो इसलिए नहीं आते कि मौसम अच्छा होता है, वो वहाँ इसलिए आते हैं कि उनको, वो कहीं पर भी होते हैं ना, एक उनका ट्रेडिशन है कि ये जो समर के दिन है इसमें उनके होटल्स, उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जो पार्क्स हैं, उनके जो बाकी का, वो सारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं समर के दिनों में। और बहुत दुनिया भर से जो लेबनान के लोग हैं वो समर में यहाँ पर वो आते हैं, यहाँ पर उन्होंने अटैक शुरू कर दिए दोबारा। और ये जोसेफ ऑन जो है, इनके साथ सऊदी अरेबिया और बाकी अरब ममालिक हैं सारे। तो वो अब इसराइल जो है उसको यकीनन अब एक बड़ा शदीद प्रेशर है स्टीव विटकॉफ की तरफ कि भाई आपने उधर यूक्रेन का तो फैसला कर दिया, चाइना का तो कर दिया, अब इधर क्या करना है। क्योंकि इधर अरब ममालिक सारे जो हैं ये खुद प्रेशर में कि भाई इधर से आप हर जगह बात करते हैं, हर मीटिंग में बैठ के बात करते हैं, मैं इतने ट्रिलियन कतर से ले आया, इतने ट्रिलियन सऊदी अरब से ले आया, इतने इधर से ले आया, लेकिन आपने गजा का मसला तो हल नहीं किया। तो अगले मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटों में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये सीज फायर के हवाले से भी कोई अनाउंसमेंट करेंगे। स्टीव विटकॉफ के ऊपर भी बड़ा शदीद दबाव है कि भाई आपने ये प्रॉमिस किया था ईदेन अलेक्जेंडर को, जो रिहा किया था हमास के लोगों ने, कि उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ऐलान करेंगे सीज फायर का, तो वो सीज फायर का ऐलान किधर गया। तो ये 3-4 मामला बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले दिनों में इनका क्या असर होता है उस पर बात करते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है।